Bismillahirrahmanirrahim. We're going to start with our second station, our second clinical case and disorder, alcohol use disorder और उससे related conditions और disorders. लेकिन उससे पहले हम कुछ terms go through करेंगे जो हमने अपने first station में किए हैं, पढ़ी हैं कुछ terms, लेकिन उनको हमने detail में उनकी psychiatric definition नहीं देखी है. तो 3-4 या 5 आई थिंक टर्म्स हम वो देख लेते हैं और फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेशन स्टार्ट करते हैं. और साथ में एक बात कहती चलूँ कि आई ऑलरेडी अपोलोजाइज इफ़ आई एम स्पीकिंग अ बिट स्लो. दैट्स द फर्स्ट फीडबैक दैट आई हैव रिसीव्ड पहले स्टेशन के ऊपर कि मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ. दैट्स बिकॉज ये मटेरियल मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं किया हुआ है. सो इट्स नॉट दैट I have prepared a lecture and then I'm delivering a lecture. It's my own preparation for my exam and meanwhile I'm recording it. So you can have an idea कि मैं खुद एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करती हूँ. I talk to myself when I'm studying. So that's like I'm teaching myself. एंड आई डू इट ऑलवेज. मैं जब तक और ये लर्निंग का एक बहुत अच्छा वो तरीका भी है कि जितनी ज़्यादा आपकी सेंसेस यूज़ हो रही होती हैं, योर ईयर्स, आपकी बोलने की सलाहियत, आपकी जितनी भी आपकी सेंसेस ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, उतना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के काबिल हो जाते हैं. सो इफ़ यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ लेक्चर, किसी हद तक you'll be able to absorb it. If you're listening to a lecture and watching it, तो there is कुछ percentage increase हो गई है अब के you'll be able to absorb it better. And if you're listening to a lecture and you're watching it as well and you are meanwhile speaking or repeating it as well, खुद मुँह से बोल गए, तो फिर तो काफ़ी हद तक देयर इज़ हाई चांस कि you'll be able to remember it for the long period of time. और अगर साथ आप उसको लिख भी रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नोट्स वगैरह बनाना, तो फिर तो क्या ही बात है. फिर तो वो चीज़ मोस्ट प्रॉबेबली हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड के अंदर रहेगी. सबकॉन्शियस या कॉन्शियस के अंदर ना भी रहे तो अनकॉन्शियस के अंदर तो ज़रूर रहेगी. कुछ टर्म्स हम गो थ्रू भी करते हैं. So I haven't prepared this material already, so इसलिए please bear with me if I'm speaking slowly or if I'm making some mistake. So the terms कुछ हमने की थी जो हमने diagnostic criteria देखा था मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का और मैनिक एपिसोड का. उसमें हमने साइकोमोटर एजिटेशन पढ़ा था, साइकोमोटर रिटार्डेशन पढ़ा था, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ पढ़ा था, रेसिंग थॉट्स पढ़ा था और प्रेशर्ड स्पीच पढ़ा था. मतलब ये टर्म्स जो हैं आई वांटेड टू एक्सपैंड इट अ लिटिल बिट बिकॉज आई वाज़न्ट एबल टू बिकॉज उस वक्त मेरे सामने सिर्फ क्राइटेरिया था, नॉट दिस डेफिनेशंस. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस डेफिनेशंस. ये जो टर्म्स सारी मैंने अभी बोली हैं, these are used to describe a person's behavior and cognitive processes, of course, which are related to various mental health conditions. Psychomotor agitation क्या होती है? This refers to a state of excessive physical and mental restlessness and activity. वही जो मैंने कहा था कि आप physically you're not feeling okay. आपको physical restlessness है और बहुत ज़्यादा है. So excessive amount. Individuals experiencing psychomotor agitation may find it difficult to sit still, जिसको हम उर्दू में कहते हैं एक जगह टिक के बैठने नहीं हो रहा होता. में फिजिट, जैसे बच्चे अक्सर जैसे फिजिटिंग कर रहे होते हैं, बड़े भी कर सकते हैं. जैसे हम अक्सर हमें पता भी नहीं होता समटाइम्स और हम टांग हिला रहे होते हैं. सो दैट्स वी डू इट इन एंजाइटी. सो पेस अराउंड, टैप देयर फिंगर्स टैप कर रहे होंगे एंड इंगेज इन रिपीटेटिव मूवमेंट्स, समटाइम्स कॉन्शियस समटाइम्स अनकॉन्शियस. जैसे अगर हम टांग या बाजू हिला रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि वी आर डूइंग दैट. कोई दूसरा बंदा हमें कहता है कि डोंट डू दिस. सो रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो सकती हैं और ये सारा कुछ जो है वो साइकोमोटर एजिटेशन में आता है. मतलब एजिटेशन फील हो रही होती है, वो बंदा खुशी से नहीं कर रहा होता. इट कैन बी अ सिम्पटम ऑफ कंडीशंस जो कि अब ये चीज़ किस उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आ सकती है. डिप्रेशन के उसमें तो हमने देख लिया, मेनिया के उसमें भी हमने देख लिया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर भी ये चीज़ आ सकती है, बाइपोलर डिसऑर्डर का तो हमने देख लिया, उसमें आता है, और सम फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन वो भी हमने देख लिया. ठीक है. साइकोमोटर रिटार्डेशन क्या होती है? अभी जो हमने किया दैट साइकोमोटर एजिटेशन. नाउ
साइकोमोटर रिटार्डेशन विच इज़ एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ साइकोमोटर एजिटेशन. रिटार्डेशन के अंदर साइकोमोटर रिटार्डेशन इन्वॉल्व्स अ स्लोइंग डाउन ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस. एजिटेशन में वो चीज़ ज़्यादा हो गई है नॉर्मल से, और रिटार्डेशन में वो चीज़ नॉर्मल से कम हो गई है. मतलब बैलेंस दोनों में ख़राब हो गया, एजिटेशन में भी और रिटार्डेशन में भी. रिटार्डेशन में आपकी जो फिज़िकल मूवमेंट्स हैं और जो आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे. एजिटेशन में आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट्स, मेंटल प्रोसेसेस फास्ट हो जाएंगे, सो फास्ट दैट यू आर नॉट एबल टू सिट स्टिल. आपसे एक जगह टिक के बैठने भी नहीं होगा. Individuals experiencing psychomotor retardation may appear sluggish, lethargic, and may have difficulty speaking or processing information. Because retardation का वर्ड हम वैसे भी जैसे हम कहते हैं mental retardation, मतलब इस बंदे की जो इंटेलिजेंस लेवल है वो इतना नहीं है कि वो बंदा कुछ कॉम्प्रीहेंड कर सके. सो यहाँ पे वही कॉम्प्रीहेंशन वाली बात है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के काबिल नहीं होता बंदा, या मुश्किल से प्रोसेस करनी होती है इन्फॉर्मेशन. रिटार्डेशन जो है वो वाली स्टेट है. बोलने में मुश्किल पेश आ सकती है, लिथार्जी फील हो रही होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी ये हमने सिम्पटम्स जो देखे थे ये वाले, ये किसके अंदर थे, ये डिप्रेशन के क्राइटेरिया के अंदर थे. तो आपकी तो एनर्जी वैसे ही डिप्रेशन के अंदर ज़ीरो हुई हुई होती है, तो ऑफ कोर्स लिथार्जी होगी, कॉम्प्रीहेंशन का मसला होगा, बोलने में मसला होगा. इट इज़ ऑफन एसोसिएट, और जो बंदा बोल रहा होगा वो भी दैट स्पीच इट माइट नॉट इवन मेक सेंस. ओके, इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद कंडीशंस लाइक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, वो हमने देख लिया था, और सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. यस, सिर्फ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ये नहीं होता, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है. फ्लाइट ऑफ आइडियाज़. फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ क्या होता है? ये एक थॉट डिसऑर्डर है. थॉट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? व्हेन अ पर्सन्स थॉट्स जंप रैपिडली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर. आपको बैक टू बैक थॉट्स आ रही होती हैं और उनका कोई समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कोई लॉजिकल पैटर्न भी हो उनका. एक थॉट घर से रिलेटेड हो सकती है, एक थॉट ऑफिस से रिलेटेड हो सकती है, एक थॉट किसी दूसरे शहर से रिलेटेड, मतलब इट वोंट मेक सेंस. वो जो सारी थॉट्स हैं आपस में उनका कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं होगा. द थॉट्स विल नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड. दिस कैन मेक कन्वर्सेशंस डिफ़िकल्ट टू फॉलो एंड कैन बी अ सिम्पटम ऑफ कंडीशंस लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर. ड्यूरिंग मेनिया के एपिसोड में हमने इसका जिक्र किया था कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं और रेसिंग थॉट्स होता है, बिकॉज आपको इतनी ज़्यादा थॉट्स एक साथ आ रही होती हैं कि आपसे वो प्रोसेस ही नहीं करनी हो रही होती हैं, और उसी की वजह से आप बोलते भी तेज़ हैं. ये भी हमने उसमें देखा था कि स्पीच आपकी बहुत ज़्यादा होती है और प्रेशर्ड होती है. सो ये फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ जो है ये मेनिया के सिम्टम्स में है, बाइपोलर में. देन रेसिंग थॉट्स क्या होती हैं? ये भी फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ जैसे ही है, सिमिलर टू फ्लाइट ऑफ आइडियाज़. रेसिंग थॉट्स रेफर टू अ रैपिड स्ट्रीम ऑफ थॉट्स दैट मे बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और स्लो डाउन. सो दैट्स लाइक अ रश ऑफ थॉट्स जो कि आपको आ रही हैं और उसको स्लो डाउन करना या रोकना या कंट्रोल करना इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. दिस थॉट्स कैन बी इंट्रूसिव, overwhelming and can interfere with the person's ability to concentrate or focus. Because हमने distractibility की बात की थी मेनिया के क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर, कि you are easily distracted because आपकी एनर्जी इतनी हाइटेंड होती है कि आपसे किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करने हो रहा होता. आपको इतनी ज़्यादा थॉट्स आ रही होती हैं कि यू आर कॉन्स्टेंटली स्विचिंग फ्रॉम दिस थॉट टू दिस थॉट टू दिस थॉट. सो कॉन्सेंट्रेशन का इशू हो सकता है, फोकस करने का इशू हो सकता है. रेसिंग थॉट्स जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में होती हैं, क्योंकि एंजाइटी में भी आपसे एक जगह टिक के बैठने नहीं हो रहा होता. सो एंड बाइपोलर के अंदर ऑफ कोर्स मेनिया में होता है. प्रेशर्ड स्पीच क्या होती है? प्रेशर्ड स्पीच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड, एक्सेसिव एंड ऑफन लाउड स्पीच दैट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्ट और कंट्रोल. People experiencing pressured speech may feel compelled to keep talking, even if their speech is difficult for others to follow. This symptom is commonly seen in many episodes of bipolar disorder. ये pressured speech जो है वो उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर है, मेनिया के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर और मेनिया के सिम्टम्स में. और इसमें ये होता है कि आप जब मेनिया की स्टेट में होते हैं तो आपसे
कंट्रोल नहीं करने हो रहा होता अपनी स्पीच के ऊपर। जिस स्पीड के साथ आपको थॉट्स आ रही होती हैं उसी स्पीड के साथ आप बोल रहे होते हैं। सो सिंस द थॉट्स आर रेसिंग थॉट्स, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, सो आपसे जैसे नॉर्मल लोग बात करते हैं एक नॉर्मल पेस पे, उस पेस पे आपसे बात नहीं करनी होती है। ऑल राइट, ये हमने देख ली कुछ टर्म्स। अब हम वापस जाते हैं अपने अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर के ऊपर। मेनली अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर्स में सबसे पहले ये है, तो हम पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं दैट वी आर गोइंग टू सी विच आर ऑफ कोर्स वेरी ज़रूरी टू डिफ्रेंशिएट, जिसके बीच में एक अल्कोहल विड्रॉल डिसऑर्डर का भी हम क्राइटेरिया देखेंगे, और इसके अलावा हम क्या देखेंगे, अल्कोहल विड्रॉल डिसऑर्डर और अल्कोहल डिपेंडेंसी, अल्कोहल मिसयूज डिसऑर्डर, excessive something. These are like 4 to 5 terms, and we're going to see that. Sorry for the break, my system is slow like me. Okay, so alcohol use disorder, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हम इसको भी लेके चलेंगे जैसे हमने वो दूसरा वाला किया था, द फर्स्ट स्टेशन दैट वी डिड। हम पहले एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम डिटेल के अंदर जाके देखते जाएंगे अल्कोहलिज्म क्या होता है, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर क्या होता है एंड एवरीथिंग। फिर हम एक केस सिनेरियो देखेंगे। यस, और नॉर्मल अमाउंट ऑफ अल्कोहल कितना है, कितने यूनिट्स पर वीक, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, बल्कि एक सेकंड पहले हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। सो आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ मटेरियल इन फ्रंट ऑफ मी एंड I have to quickly decide which one we are going to do and which one we are not going to do. AUD, alcohol use disorder. Let's go through the overview. Introduction. Alcohol related disorders are a significant area of study in psychiatry, जिसके अंदर different problematic alcohol use आ जाता है, which leads to distress or impairment. Of course it leaves far reaching impacts individual के physical, mental और social well-being के ऊपर। diagnostic criteria क्या है इसका? AUD, alcohol use disorder, is characterized by a problematic pattern of alcohol consumption, जिसकी वजह से causing significant distress or impairment. So that's the definition for AUD, alcohol use disorder. एक problematic pattern है अल्कोहल की कंजम्पशन का, मतलब नॉर्मल नहीं है तो ऑफ कोर्स इसीलिए वो प्रॉब्लमेटिक है। अल्कोहल की कंजम्पशन का एक प्रॉब्लमेटिक पैटर्न जो कि कॉज कर रहा है सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। अब जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ये अभी हम 2-3 बुक्स डिफरेंट बुक्स से करें। वी आर नॉट जस्ट फॉलोइंग DSM-5, सो दिस इज अनदर बुक विच एक्सप्लेन्स अबाउट दिस डिसऑर्डर. The diagnosis is based on factors including impaired control over alcohol consumption, persistent desire or unsuccessful attempts to cut down, and the continuation of alcohol use despite social or interpersonal problems. आपको आपकी ज़िंदगी में मसले भी हो रहे हैं सोशल इंटरपर्सनल, लेकिन यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू यूज़ अल्कोहल विच इज़ बेसिकली मिस यूज अल्कोहल, एंड आपकी अल्कोहल की कंजम्पशन जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है और आपको बार बार एक परसिस्टेंट डिज़ायर है टू कंज्यूम अल्कोहल एंड you are unable to cut it down even if you're trying to, so you have unsuccessful attempts as well, and impaired control. So you're trying, even if you're trying to, you're not able to
cut it down. This book that we are following provides specific diagnostic criteria such as the presence of at least 2 out of 11 possible symptoms over a 12-month period. 12 महीनों के अंदर कम से कम 2 symptoms होने चाहिए out of the 11 symptoms that they have described. Okay, these symptoms encompass impaired control. सोशल इम्पेयर्ड कंट्रोल, वो तो हमने देख लिया कि आपसे कंट्रोल नहीं करने हो रहा, इम्पेयर्ड है कंट्रोल. सोशल इम्पेयरमेंट आ रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर. ऑफ कोर्स रिस्की यूज़ है, आप ड्रग्स लेके ड्राइव करते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं, ऑफ कोर्स इट्स रिस्की यूज़. फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया भी देखना होता है. नॉर्मल यूज़ कितना है, नॉर्मल कितने यूनिट्स पर वीक आप ले सकते हैं कि अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर वो मिसयूज़ में आएगा. विच इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस एंड विदड्रॉल सिम्टम्स. विच ट्राई टू लीव इट, तो विदड्रॉल सिम्टम्स आते हैं. टॉलरेंस डेवलप हो जाती है. टॉलरेंस का मतलब है इफ़ यू कंटिन्यू टू टेक एक ही डोज फॉर सम टाइम, तो वो डोज आपके ऊपर असर नहीं करती है, फिर आपको उससे थोड़ी ज़्यादा डोज चाहिए होती है. दैट वॉज इन माई देसी लैंग्वेज. The severity of AUD, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम ये भी यहाँ पर लिखते जाते हैं. देसी लैंग्वेज में तो हो गया, अब हम इंग्लिश में भी इसकी जो साइकेट्रिक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. So tolerance is a person's diminished response to a drug that is the result of repeated use. Exactly, वही जो हमने देसी लैंग्वेज में बताया कि because of the repeated use अब वो चीज़ असर नहीं कर रही होती है आपके ऊपर, आपको उसकी थोड़ी हाई डोज चाहिए होती है. People can develop tolerance, लीगल और इलीगल दोनों ड्रग्स से टॉलरेंस डेवलप हो सकती है. टॉलरेंस फिजिकल इफेक्ट है ऑफ रिपीटेड यूज ऑफ अ ड्रग, एंड टॉलरेंस इज़ नॉट इक्वल टू एडिक्शन. दिस वी नीड टू रिमेंबर है. विदड्रॉल क्या होता है? सिम्टम्स अ पर्सन एक्सपीरियंसेस व्हेन नॉट यूजिंग अ सब्सटेंस. जब आप किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को छोड़ देते हैं तो फिर आपको विदड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है. आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को आदत हुई होती है उस ड्रग की, जब एकदम आपने छोड़ दिया तो अब आपका एक रिएक्शन आता है. तो वो जो रिएक्शन होता है उसको हम विदड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं. सिम्टम्स जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने marijuana का बताया हुआ है, बट जनरली जो है वो विद इन अ फ्यू आवर्स सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं. इफ़ यू हैव बीन कंटिन्यूसली टेकिंग द ड्रग काफ़ी अरसे से, फिर आपने एकदम अगर छोड़ा है तो विद इन अ फ्यू आवर्स आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे. इन्होंने marijuana का बताया हुआ है कि 2 से 10 दिन तक तकरीबन रह सकते हैं सिम्टम्स, जिसमें इरिटेबिलिटी, स्लीपलेसनेस, स्ट्रेंज ड्रीम्स, एंगर, एग्रेशन, डिप्रेस्ड मूड, डिक्रीज्ड एपेटाइट, नॉजिया, स्टमक अपसेट, एंजाइटी, ड्रग क्रेविंग वगैरह हो सकते हैं. मेजरली तो ड्रग क्रेविंग हो रही होती है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा होता है. दिस वाज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड विदड्रॉल. अभी हम जो अपना काम कर रहे हैं हम उसको कंटिन्यू करते हैं. सो ये है जी अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर. इसमें जो स्वेरिटी है इसकी वो माइल्ड मॉडरेट स्वेर हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्राइटेरिया मेट. थोड़े क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि माइल्ड, अगर ज़्यादा तो फिर मॉडरेट, या बहुत ज़्यादा तो फिर स्वेर. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन AUD यानी कि अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर की कैसे होती है, उसमें डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस, उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और फिज़िकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं. इंडिविजुअल्स को फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं जैसे कि अल्कोहल विदड्रॉल सिम्टम्स व्हेन दे ट्राई टू क्विट, व्हेन दे अटेम्प्ट टू क्विट और रिड्यूस देयर अल्कोहल इंटेक. ज़रूरी नहीं है कि आप क्विट ही करें तो आपको विदड्रॉल सिम्टम्स आएँ. जब आप उसकी डोजेज कम करने की कोशिश करते हैं तब भी आपको विदड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं. साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो है, सबसे पहले तो आपको क्रेविंग होती है, यू वांट टू हैव इट, चाहे दुनिया में जो मर्ज़ी हो जाए. एंड दिस ड्रग एडिक्ट्स दे इवन सेल देयर फैमिली मेम्बर्स बिकॉज वो क्रेविंग इतनी इंटेंस होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी ड्रग एडिक्ट, आई एम सेइंग दिस एज एन एग्जाम्पल कि वो क्रेविंग इतनी इंटेंस होती है दैट दे
लूज़ कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस, दे डोंट केयर कि फ़लाँ बंदे के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मतलब दे डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। सो क्रेविंग्स होंगी, परसिस्टेंट क्रेविंग्स होंगी, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, सोशली जो है वो स्ट्रेन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मतलब डिफ़िकल्टी इन पर्सनल रिलेशनशिप्स, और डिफ़िकल्टीज़ इन वर्क, स्कूल, लीगल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अल्कोहल यूज़ की वजह से। कोमॉर्बिडिटीज़ में AUD के साथ डिफरेंट साइकेट्रिक कंडीशंस आ सकती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, अदर सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कोमॉर्बिडिटीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेट कर देती है अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को। एपिडेमियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स में देर सेइंग के जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है AUD की, अगर पेरेंट्स लेते रहे हैं तो देयर इज़ अ चांस कि आपको भी हो। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं, पीर प्रेशर ऑफ कोर्स, और आपका एनवायरनमेंट जैसा है। साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि इन द फर्स्ट स्टेशन वी डिस्क्राइब्ड के यू नीड अ वे आउट, आपको एक वे आउट चाहिए होता है अपनी उस करंट पेनफुल स्टेट से बाहर निकलने के लिए। इवन इफ दैट डिप्रेशन वेयर यू फील नथिंगनेस, दैट नथिंगनेस इज़ वेरी पेनफुल, दैट एम्प्टीनेस इज़ वेरी पेनफुल। सो उस पेन से बाहर निकलने के लिए यू नीड अ वे आउट, एंड ड्रग्स आर अ वे आउट, क्योंकि ड्रग्स थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी देर के लिए आपको उस आपकी करंट स्टेट से बाहर ले जाते हैं। सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब आपको रिस्क फैक्टर में आ रहा है कि इट्स अ रिस्क फैक्टर कि देयर इज़ एन हाई चांस के you will develop AUD, this is alcohol use disorder. अगर if you grew up in a household जहाँ पर there was heavy drinking, तो that can also work as an environmental factor for you to develop problematic alcohol use. हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पल्सिव ट्रेट्स, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं, इम्पल्सिविटी होती है उनकी नेचर के अंदर। अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री है, ख़ास तौर पे अगर कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा की हिस्ट्री है, तो फिर तो देयर इज़ हाई चांस के यू गो टूवर्ड्स ड्रग्स और यू गो टूवर्ड्स अल्कोहल, और अल्कोहल मिसयूज़ करेंगे आप। ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ में पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है, मैनेजिंग विथड्रॉल सिम्टम्स एंड एक्यूट complications of alcohol cessation under medical supervision. So what is detoxification? वो जो withdrawal symptoms, detoxification start ही तब हम कर सकते हैं जब छोड़ दिया है ड्रग। अभी अगर if the person is still taking drugs, so अभी detoxification नहीं हो सकती। अब मतलब ड्रग लेना छोड़ दिया, but that drug is still inside the body and mind and brain of that person. Detox का मतलब ये है कि हम उस बंदे के अंदर से उस ड्रग को ख़त्म करना चाह रहे हैं। So what do we do? मेडिकल सुपरविजन के अंडर डिफरेंट मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं जिससे दैट्स लाइक उस ड्रग को ख़त्म करना है उस बंदे के अंदर से। वो एक दिन में नहीं ख़त्म होता, इट टेक्स अ बिट टाइम, कुछ वीक्स। सो समटाइम्स 3 वीक्स का प्लान होता है, जिसमें 2-4 वीक्स में मतलब वो उनके जो फॉर एग्जांपल जो साइकोसिस वगैरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस, drug induced schizophrenia, drug induced bipolar disorder, I've seen clinical manifestations of all these. So उस केस में डिटॉक्स बड़ा ज़रूरी होता है। और साइकोसोशल इंटरवेंशंस में CBT यूज़ की जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मोटिवेशनल इन्हांसमेंट थेरेपी यूज़ की जाती है। इसमें मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होती है। आई पर्सनली यूज्ड दिस विद ड्रग एडिक्ट्स इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और ये एकदम नहीं होती, ये जब वो उनको जो डिटॉक्स का पीरियड है मोस्टली 3 मंथ्स का होता है। सो जब उनको 3 टू कंटिन्यू, मतलब इट कैन बी 6 और मोर, लेकिन कम से कम 3 मंथ्स के अंदर उनके यू कैन से कि उनकी बॉडी से वो जहर निकल जाता है। सो CBT के साथ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जो है वो कुछ वीक्स बाद यू कैन स्टार्ट। फॉर एग्जांपल अगर शुरू में हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स वगैरह आपको हैं
तो उस वक्त तो CBT भी काम नहीं करेगी। आप कौन सी उनकी थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं? उनकी तो थॉट्स रैशनल छोड़ के उनकी तो थॉट्स जिसको हम साइकोसिस बोलते हैं। व्हाट इज़ साइकोसिस? साइकोसिस इज अ स्टेट वेयर द पेशेंट डजंट हैव कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। एक बंदा जिसको हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो रही हैं, आप उस बंदे के साथ CBT नहीं यूज़ कर सकते। उस बंदे को पहले हमने न्यूरोटिक स्टेट के अंदर लेके आना है, मतलब उसका रियलिटी के साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना है, उसके बाद उसके साथ CBT और ये सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। सो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन वी स्टार्ट, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करने के 2-4 हफ्ते बाद, जब उनके सिम्टम्स थोड़े से मैनेज हो चुके हों, उनको हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स वगैरह ना रही हों, क्योंकि मोस्ट ड्रग एडिक्ट्स जो हैं उनको होती हैं हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स, क्योंकि ड्रग्स आपके ब्रेन की तबाही कर रहे होते हैं। सो वो फिर 2-4 हफ्ते बाद फिर भी स्टार्ट, जब वो नॉर्मल उनकी थिंकिंग नॉर्मल होना शुरू होती है, उनके हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स कम होना शुरू होते हैं, ख़त्म होना शुरू होते हैं, फिर हम मोटिवेशनल इन्हांसमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं उनके साथ, और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। रिलैप्स प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ बड़ी ज़रूरी हैं, इसके ऊपर भी वी हैव वर्कड, क्योंकि अगर आपने रिहैब के अंदर भी रखा हुआ एक पेशेंट को, एज सून एज द पर्सन गोज़ आउट, अभी तो बंदा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर है, तो अभी तो वो ऑफकोर्स नहीं लेगा ड्रग। आप जैसे ही 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे, डिटॉक्सिफिकेशन का पीरियड कंप्लीट हो गया और आपने बंदे को रिहैब से बाहर भेज दिया, अब बंदा आज़ाद है, बंदा फिर वापस जाएगा, मतलब देयर इज़ अ चांस कि बंदा वापस जाए, क्योंकि अगर पीर प्रेशर की वजह से या फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस बंदा यूज़ कर रहा था ड्रग्स, तो उस बंदे को क्या चीज़ रोक सकती है वो करने से? नथिंग, अनटिल अनलेस वी मेक अ रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान। सो रिलैप्स प्रिवेंशन इसलिए बहुत ज़रूरी है। फार्माकोथेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है वो डायसल्फिराम है, कॉजिंग एन एडवर्स रिएक्शन टू अल्कोहल। नल्ट्रिक्सोन भी है जो कि क्रेविंग्स को रिड्यूस कर देती है, और एक्एम्प्रोसेट भी है जो कि एब्सटिनेंस को मेंटेन करती है। एब्सटिनेंस मतलब आपने जो छोड़ दिया है ड्रग, तो अब जो आपकी स्टेट है वो उसको मेंटेन करेगी। ठीक है, नाउ मुझे डायसल्फिराम क्यों पर्सनली पसंद है, बिकॉज इट्स अ मेडिसिन जो व्हेन यू टेक डायसल्फिराम, ये दी जाती है मोस्टली ये डिटॉक्स वाले पीरियड के अंदर। सो व्हेन यू टेक डायसल्फिराम, सो नॉर्मली इफ़ यू लव्ड अल्कोहल, डायसल्फिराम लेने के बाद इफ़ यू टेक अल्कोहल, तो आपको नोज़िया स्टार्ट हो जाता है, आपको वॉमिटिंग आ जाती है। वही अल्कोहल जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, आपको बहुत बुरी लगना शुरू हो जाती है। सो यू देन डोंट गो अगेन टूवर्ड्स अल्कोहल, एटलीस्ट फॉर सम टाइम पीरियड। सो डायसल्फिराम इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फार्माकोथेरेपी में। प्रोग्नोसिस में इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर, और कोमॉर्बिडिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। कम कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कौन सी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या ज़्यादा हैं या जो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रोग्नोसिस, और इंडिविजुअल का रिस्पांस क्या आ रहा है टू ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स अगर बंदे की ज़िंदगी में कोई सपोर्ट नेटवर्क अवेलेबल है, रेजिलियंस कितनी है बंदे में, सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट को और प्रोग्नोसिस को। अर्ली इंटरवेंशन और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कंडीशन बंदे की वर्सन ना हो। और AUD जो है अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर क्रोनिक हो सकता है, ऐसे नहीं होता एक दिन बंदे ने अल्कोहल ली है और अगले दिन जो है उसको डिसऑर्डर हो गया और उससे अगले दिन उसका थेरेपी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि हमने अभी क्राइटेरिया में भी देखा था, 12 महीने के अंदर के हमने सिम्टम्स देखने हैं, पिछले 12 महीने के अंदर के। सो क्रोनिक कवर्ड इसीलिए यहाँ पे यूज़ होगा कि क्रोनिक हो सकता है और प्रोन टू रिलैप्स। बाकी सब डिसऑर्डर्स की निस्बत जो ड्रग यूज़ डिसऑर्डर्स हैं उनकी हाई चांस है रिलैप्स का, बिकॉज बाकी सब डिसऑर्डर्स का भी है उस तरह, तो कोई भी डिसऑर्डर रिलैप्स में जा सकता है, बट इन डिसऑर्डर्स का थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम थोड़ी सी, और ऑफ कोर्स ऑनगोइंग सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ट्रिगर्स को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ ट्रिगर्स बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ओके, केस एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं, जिसमें वी हैव
Mark, who is 32 years old and who presents to a mental health clinic seeking help for his drinking habits. He reports that he has been drinking heavily for the past few years. अच्छा, मतलब वो एक क्राइटेरिया पूरा हो गया कि 12 महीने से ज़्यादा से he has been drinking and has noticed increasing negative consequences in various areas of his life. तो ये दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया कि फंक्शनल इम्पेयरमेंट है ज़िंदगी के अंदर. Background. Mark is a successful professional with a demanding job in finance. ठीक है. He describes his work environment as stressful and competitive. यहाँ से एक स्ट्रेसर हमें नज़र आ गया कि वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा स्ट्रेसफुल है. He admits that he often uses alcohol to unwind and cope with work related stress. अब वर्क वो जो पहला स्ट्रेसर ये कि वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं है. दूसरी चीज़ कि उस वर्क एनवायरनमेंट की वजह से Mark is using alcohol. Over time, he has found himself drinking larger amounts and more frequently, often starting in the evening and continuing late into night. मतलब काफ़ी ज़्यादा his drinking. अब symptoms क्या क्या आ रहे हैं? Impaired control. ठीक है, he has been unsuccessful in his attempts to cut it down on alcohol intake, and he says that he wants to limit the drinking, लेकिन he finds himself consuming more than intended. ठीक है, मतलब कंट्रोल जो है वो इम्पेयर्ड है. जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने देखा था उसमें 3 चीज़ें हमने देखी थी कि इम्पेयर्ड कंट्रोल होना चाहिए, सोशल इम्पेयरमेंट होनी चाहिए, रिस्की यूज़ होना चाहिए. उसमें से इम्पेयर्ड कंट्रोल का क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है, सोशल इम्पेयरमेंट भी है बिकॉज रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली वो भी डिटीरियोरेटेड. ठीक है. And he frequently cancels social engagements and avoids family gatherings to spend time drinking alone. ठीक है, social impairment वाला criteria भी पूरा हो रहा है. Risky use में Mark's alcohol consumption has led to risky behaviors such as drinking and driving. That's risky use. आप ड्रिंक करके ड्राइव करें, आप अपना भी नुकसान करेंगे एक्सीडेंट करके, आप किसी अगले बंदे की जान का भी नुकसान कर सकते हैं. ही रिसेंटली रिसीव्ड अ DUI ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस साइटेशन. ऑल राइट, आई थिंक DUI मीन्स अ वार्निंग दैट यू गेट दैट यू वर ड्राइविंग व्हाइल यू वर ड्रंक. फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मार्क हैज़ डेवलप्ड टॉलरेंस टू. वो बेसिकली हो क्या रहा है कि मार्क को बहुत ज़्यादा लेनी पड़ रही है अल्कोहल. वाई? बिकॉज वो जो नॉर्मल डोज ले रहे थे मार्क, अब वो काम नहीं कर रही. हमने भी टॉलरेंस की डेफिनेशन में देखा था कि बिकॉज एक चीज़ आप कुछ अर्से तक लेते रहें एक ही अमाउंट में, तो वो आपको फिर थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, वो अमाउंट असर नहीं कर रही होती आपके ऊपर. मार्क के साथ भी यही हो रहा है. मार्क हैज़ डेवलप टॉलरेंस, सो दैट्स व्हाई ही नीड्स मोर क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट. व्हाई डू वी डू अल्कोहल? व्हाई डज एनीवन डू अल्कोहल? व्हाई डज एनीवन डू ड्रग्स? टू हैव दैट इफेक्ट जो ड्रग लेके आता है. So why is Mark taking more and more alcohol? To have that, to achieve that desired effect. He also experiences withdrawal symptoms such as sweating, tremors and irritability when he tries to abstain from drinking. ठीक है, मतलब सारा क्राइटेरिया जो है वो मीट हो रहा है. अब हम डायग्नोसिस और डिफरेंशियल देख लेते हैं. डायग्नोसिस में तो द क्राइटेरिया इज कंसिस्टेंट विद अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, जिसमें इम्पेयर्ड कंट्रोल भी आ रहा है, सोशल इम्पेयरमेंट भी आ रही है और रिस्की यूज़ भी आ रहा है. फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट AUD फ्रॉम अदर कंडीशंस, जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी के वो आ सकते हैं, सिम्टम्स एंड डिसऑर्डर्स. सो अ थॉरो असेसमेंट इज़ नीडेड टू डिफरेंशिएट कि ये अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है या ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है या फिर ये एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर ये डिप्रेशन है या फिर अल्कोहल इंड्यूस्ड डिप्रेशन है, ये भी हो सकता है, या कोई और मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ कंडीशन है दैट इज़ कॉजिंग दैट. तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं. ट्रीटमेंट कंसीडरेशंस में डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है. मार्क की हिस्ट्री है विथड्रॉल सिम्टम्स की भी, तो मेडिकली सुपरवाइज्ड डिटॉक्सिफिकेशन हम कर सकते हैं मार्क के साथ.
टू मैनेज जो फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं मार्क को अल्कोहल सेसेशन की वजह से। सेसेशन मतलब रोक देना। साइको सोशल इंटरवेंशंस कौन सी हो सकती हैं? CBT हो सकती है, कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप की जा सकती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और ट्रिगर्स को मैनेज करना। और फार्माकोथेरेपी में जो कि मार्क को क्रेविंग्स हो रही हैं एंड इज़ फीलिंग डिफ़िकल्टी एब्सटेनिंग, तो नलट्रेक्सोन यूज़ किया जा सकता है और कैम्प्रोसेड भी यूज़ किया जा सकता है ताकि वो जो डिज़ायर है इट कैन रिड्यूस हिज डिज़ायर टू ड्रिंक एंड सपोर्ट एब्सटेन। ऑफ कोर्स वो डाइसल्फिराम भी यूज़ हो सकता है। सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो मार्क की फैमिली और फ्रेंड्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हिज सोब्राइटी, if that's the correct pronunciation. I'm a very desi banda, so forgive me for my bad English. Prognosis with appropriate treatment and the commitment to change. Mark का prognosis hopeful है। ठीक है। नाउ ये तो हमने देख लिया। ये जो बुक है ये दूसरी बुक है ऑक्सफोर्ड का। हमने ऑक्सफोर्ड साइकेट्री का क्राइटेरिया देख लिया है बुक का। अब हम आते हैं अपनी, ये तो हमने साइकेट्री रिलेटेड मतलब साइकेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग, जो कि ऑल्सो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दी है हमें। आई नोटिस्ड व्हेन आई लिसन टू द प्रीवियस स्टेशन, आई नोटिस्ड आई वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग DSM-5 वालों ने, DSM-5 वालों से हुआ DSM-5 वाले दे आर पीपल फ्रॉम अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ओके, सो डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम DSM-5 की बात करें, सो AUD का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि 12 मंथ पीरियड का टाइम पीरियड होता है और एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 11 पॉसिबल सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में इम्पेयर्ड कंट्रोल होता है ओवर अल्कोहल कंजम्पशन, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू कट डाउन, कंटिन्यूड अल्कोहल यूज डिस्पाइट सोशल और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स। ये तो हमने आई थिंक मेजरली 5 इधर से देखी है, लेकिन दे आर सेइंग कि टोटल 11 है। मेजरली ये चीज़ें ही होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? इम्पेयर्ड कंट्रोल जो कि हमने देख लिया था पहले, सोशल इम्पेयरमेंट वो भी हमने देख लिया था, रिस्की यूज़ वो भी हमने देख लिया था, 3 हो गए। चौथा अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू कट डाउन, 4 हो गए। कंटिन्यूड अल्कोहल यूज़ डिस्पाइट इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, 5 हो गए। वैसे ये उसी में आता है फंक्शनल इम्पेयरमेंट में। डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस 6 हो गए। विड्रॉल सिम्टम्स 7 हो गए। हाँ बस यही हैं, टू कीप इन माइंड द ब्रीफ वंस यही हैं। डिफरेंशियल में क्या क्या आ जाता है? हाँ, डिफरेंशियल में AUD मस्ट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस, जिसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर है। कैन समटाइम लीड टू अल्कोहल मिस यूज एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। यस, डिप्रेशन के केस में यू स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल एज अ वे टू, वही जो हमने बात की, एज अ वे आउट अपनी करंट पेनफुल स्टेट से बाहर निकलने का एक तरीका आपको अल्कोहल नज़र आता है। आपको अल्कोहल उस वक्त अपने लिए मेडिसिन लग रही होती है जबकि इट्स कॉजिंग हार्म टू यू। सो अल्कोहल मिस यूज एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है असेस करना कि अल्कोहल यूज़ जो है वो प्राइमरी इशू है या कोई और सिम्टम है, कोई और डिसऑर्डर है जिसके साथ अल्कोहल यूज़ आ रहा है। जैसे कि अभी हमने डिप्रेशन की बात की है, हो सकता है अल्कोहल यूज़ बाद में स्टार्ट हुआ हो। प्राइमरी जो डायग्नोसिस है वो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से बंदे ने स्टार्ट किया वो अल्कोहल यूज़। अच्छा, अल्कोहल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स की अब हम देखते हैं डायग्नोसिस DSM-5 में। अल्कोहल इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेसिव सिम्टम्स अकरिंग ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और विथड्रॉल। अब दिस इज़ अ बिट ऑपोजिट टू व्हाट आई जस्ट डिस्क्राइब्ड। डिप्रेशन होना और डिप्रेशन से जान छुड़ाने के लिए अल्कोहल स्टार्ट करना इज़ वन थिंग। ये अब ऑपोजिट बात कर रहे हैं कि अल्कोहल इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अल्कोहल हाई अमाउंट में लेना और उसकी वजह से आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आना, दैट्स अल्कोहल इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अल्कोहल इंड्यूस्ड बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसमें मैनिक एपिसोड हो सकती है, हाइपोमैनिक एपिसोड हो सकती है, डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकते हैं अकरिंग ड्यूरिंग और आफ्टर अल्कोहल यूज़। अल्कोहल इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसमें एंजाइटी के सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद अल्कोहल यूज़।
ऑफन ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन और विथड्रॉल। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में भी हो सकते हैं और विथड्रॉल की स्टेट में भी हो सकते हैं। So I was just going to describe in my Desi language, but then I thought let's look at the exact definition. Intoxication is when a person consumes enough alcohol or drugs to produce behavioral or physical abnormalities such as impairments. ये है जी इंटॉक्सिकेशन की डेफिनेशन कि जब आपने इतनी पी ली है या आपने इतना ड्रग ले लिया है कि अब आपके अंदर इम्पेयरमेंट कॉज होना शुरू हो गई, तो वो होती है इंटॉक्सिकेशन। अगेन दैट्स नॉट नॉर्मल यूनिट्स, दैट्स हायर देन नॉर्मल। सो ये हो गया, ये हमने क्या पढ़ा, ये हम देख रहे हैं अल्कोहल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशियल में जो है वो हम हेल्थ कंडीशंस देखते हैं कि कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या अल्कोहल की वजह से तो कोई हेल्थ कंडीशन नहीं आ रही, बिकॉज अल्कोहल लिवर को डैमेज करता है, अल्कोहल आपके किडनीज़ को डैमेज करता है। तो ये दोनों चीज़ें देखने वाली हैं। अच्छा, फिर और सिम्पटम ऑनसेट भी देखना होता है, अल्कोहल की कंजम्पशन कितनी है वो भी देखना होता है। अल्कोहल विदड्रॉल, DSM-5 के अकॉर्डिंग विदड्रॉल सिंड्रोम जो है उसके अंदर रेंज ऑफ सिम्पटम्स होते हैं जिसमें ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें इंक्रीज ऑटोनॉमिक हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो काम जो हम खुद नहीं कर रहे, सांस लेना, दिल का धड़कना, वो वाले सारे काम जो हम खुद नहीं कर रहे। सो इंक्रीज्ड हार्ट रेट, स्वेटिंग, ये सारे ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी है, ये हो सकती है विदड्रॉल सिंड्रोम के अंदर। हैंड ट्रेमर्स हो सकते हैं आपके, इंसोम्निया हो सकता है, स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, साइकोमोटर एजिटेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये हम अल्कोहल विदड्रॉल सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। इसका डिफरेंशियल जो है वो डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस देखनी होती हैं कि कहीं जैसे हैंड ट्रेमर्स हो रहे हैं या इंसोम्निया है, तो इज़ इट जस्ट द इंसोम्निया डिसऑर्डर, और इंसोम्निया तो डिप्रेशन में भी होता है, इज़ इट डिप्रेशन? सो वी हैव टू सी। और जैसे ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट और स्वेटिंग, वो तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी होती है, पैनिक अटैक में भी होती है। सो उसके साथ भी डिफरेंशियल देखना है कि कहीं ये वो तो नहीं है। सो साइकोमोटर एजिटेशन को तो अभी हमने देख लिया था, जिसको हम उर्दू में कहते हैं एक जगह टिक के बैठने नहीं हो रहा। डिफरेंशियल में यही है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है जिसमें जॉन्डिस हो जाता है हैवी ड्रिंकिंग की वजह से, और एक दो डिसऑर्डर्स, दो तीन और हैं दैट आर प्योरली मेडिकल, सो वी वोंट लुक एट दैट। अच्छा, अब ना सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल किसे कहते हैं? अब ये सारी टर्म्स जो हैं ये अभी हमने AUD के अंदर पढ़ी हैं, लेकिन हमने उसकी डिटेल नहीं देखी। नाउ दे आर एक्सप्लेनिंग कि ये है क्या। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल क्या है? इट रेफर्स टू ड्रिंकिंग अल्कोहल इन quantities that exceed recommended guidelines for safe and moderate drinking. So there are guidelines कि आप एक दिन में या एक वीक में इतने यूनिट्स ले सकते हैं अल्कोहल के विच आर सेफ फॉर योर हेल्थ। अगर उससे एक्सीड कर जाते हैं आप तो फिर ये एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल में आएगा। This term encompasses situations where individuals may consume larger amounts of alcohol on occasion but may not meet the criteria for alcohol misuse or dependence. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक आध पार्टी में आपने कर ली ज़्यादा कंजम्पशन, वो आएगा एक्सेसिव कंजम्पशन में, क्योंकि वो आपने सिर्फ एक दफ़ा की है, वो डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। ओकेजनल एक्सेसिव कंजम्पशन कैन हैव नेगेटिव हेल्थ एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। सेहत अच्छी तो होगी नहीं, अल्कोहल लेके ख़राब ही होगी सेहत आपकी। अल्कोहल मिस यूज़ क्या है जी? अब विदाउट मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर डिपेंडेंस, अल्कोहल मिस यूज़, अभी जो एक्सेसिव कंजम्पशन हमने देखी है वो मिस यूज़ नहीं है, आई मीन हैव, बट लेकिन एक दफ़ा आप कर लेते हैं तो इट्स ओके। अल्कोहल मिस यूज़ इन्वॉल्व्स ड्रिंकिंग अल्कोहल इन अ मैनर दैट मे लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इंडिविजुअल्स हेल्थ, रिलेशनशिप्स और सोशल फंक्शनिंग।
मतलब दिस इज़ नॉट जो आपने एक दफ़ा किया है। मिस यूज़ जब आप रिपीटेडली एक पैटर्न डेवलप कर लें, अल्कोहल ज़्यादा, अल्कोहल की इनटेक ज़्यादा हो आपकी, इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। अब ये भी अल्कोहल मिस यूज़ भी अल्कोहल डिपेंडेंस का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। इन सारों में बड़ा माइनर सा फ़र्क है। एक्सेसिव कंजम्पशन में, एक्सेसिव कंजम्पशन का अल्कोहल मिस यूज़ के साथ ये है कि एक्सेसिव कंजम्पशन आप एक आध दफ़ा या एक दो दफ़ा पार्टी किसी वगैरह में कर लेंगे। अल्कोहल मिस यूज़ में आप एक पैटर्न डेवलप करना शुरू कर देंगे जिसमें यू स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल एक्सेसिवली मोर देन वंस, और उससे आपकी सोशल इम्पेयरमेंट भी कॉज होना शुरू हो जाएगी, आपकी हेल्थ भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, रिलेशनशिप्स भी, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग, सोशल फंक्शनिंग, सारा कुछ। अब ये डिपेंडेंस का क्राइटेरिया अभी भी मीट नहीं हुआ। डिपेंडेंस अभी हम देखते हैं कि वो कब मीट होगा क्राइटेरिया। अल्कोहल मिस यूज़ के अंदर रिस्की बिहेवियर्स आ सकते हैं, जैसे कि बिंज ड्रिंकिंग, जैसे हम कहते हैं बिंज ईटिंग, बिंज ड्रिंकिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग, विच इज़ डिफाइंड एज कंज्यूमिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल विद इन अ शॉर्ट पीरियड। थोड़ी सी देर में बहुत ज़्यादा अल्कोहल की इंटेक कर लेना, ये होता है अल्कोहल मिस यूज़। अब नाउ दिस इज़ डिफरेंट देन एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। उसके बीच में बिंज ईटिंग, बिंज ड्रिंकिंग नहीं है एक्सेसिव कंजम्पशन में। मतलब एक्सेसिव कंजम्पशन एक छोटा लेवल है जो मुझे समझ आ रहा है, और अल्कोहल मिस यूज़ उससे एक लेवल ऊपर है। फिर उससे एक लेवल ऊपर अल्कोहल डिपेंडेंसी, ऑल्सो नोन एज अल्कोहल डिपेंडेंस और अल्कोहलिज्म। हाँ, ये इसका दूसरा नाम है अल्कोहलिज्म। दिस रेफर्स टू अ मोर सिवियर पैटर्न ऑफ प्रॉब्लमेटिक अल्कोहल यूज़। अब ये उससे एक स्टेप ऊपर है पिछले वाले से, जिसमें एक सिवियर पैटर्न डेवलप हो गया आपका प्रॉब्लमेटिक अल्कोहल यूज़ का, और उसको हम नाम दे रहे हैं अल्कोहलिज्म या डिपेंडेंस। इसके अंदर कंपल्जन टू ड्रिंक होती है, जैसे आपको ओसीडी के अंदर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर आपको कंपल्जन होती है, सॉरी आपको कंपल्जन नहीं होती, आपको ऑब्सेशन होती है, आपको बार बार थॉट्स आ रही होती हैं, जब तक आप वो काम कर नहीं देते आप से एक जगह टिक के बैठने नहीं होता उसके बीच में भी। सो इन्वॉल्व्स अ कंपल्जन टू ड्रिंक, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ड्रिंकिंग, वही वो इम्पेयर्ड कंट्रोल आ रहा है आपका, कि आप यू लूज़ कंट्रोल ओवर ड्रिंकिंग, आपसे आपके कंट्रोल में ही नहीं रहता कि आप कितना पी रहे हैं। एंड विदड्रॉल सिम्टम्स व्हेन अल्कोहल इज़ नॉट कंज्यूम्ड। अब जब आप उसकी डोज कम करने की कोशिश करते हैं या अल्कोहल को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको विदड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। मतलब अब प्रॉपर डिपेंडेंस डेवलप हो चुकी है। ये हम बात करें अल्कोहल डिपेंडेंसी की। सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर्स विद एन इंडिविजुअल्स डेली लाइफ एंड फंक्शनिंग ऑफ कोर्स। सो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल के अंदर आपने एक दो दफ़ा किसी ओकेजन पर कर लिया ज़्यादा, लेकिन वो बिंज ड्रिंकिंग नहीं थी, मतलब एक दम आपने बहुत ज़्यादा नहीं पी थी और उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन हो सकते हैं। ये है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। फिर है अल्कोहल मिस यूज़, जो कि एक्सेसिव कंजम्पशन से एक नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें आप एक पैटर्न डेवलप करना शुरू कर देते हैं अल्कोहल ज़्यादा लेने का, जिसके अंदर बिंज ड्रिंकिंग भी आ जाती है। यू स्टार्ट बिंज ड्रिंकिंग, थोड़ी सी देर में बहुत ज़्यादा इनटेक ऑफ अल्कोहल। फिर थर्ड नंबर पर आप डिपेंडेंसी ही डेवलप कर देते हैं, क्योंकि वो जो आपका पैटर्न डेवलप होना शुरू होता है वो इतना सुवेयर हो जाता है कि आपसे अल्कोहल के बगैर रहा ही नहीं जाता। आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपकी सोशल लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपकी वर्क लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपको ऑब्सेशन और कंपल्जन वाली स्टेट आ गई है कि जब तक आप लेंगे नहीं अल्कोहल आपसे आपका नहीं गुजारा, और इफ़ यू ट्राई टू लीव इट तो आपको विदड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। जो यहाँ पे बात याद रखने वाली है वो ये है कि जब विदड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो रहे हैं अल्कोहल ना लेने पर, इसका मतलब है कि आपकी अल्कोहल की इंटेक इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो सुवेयर पैटर्न के अंदर फॉल कर रहा है, जिसको हम नाम देंगे अल्कोहलिज्म और अल्कोहल डिपेंडेंसी। प्रॉब्लम ड्रिंकिंग क्या होती है? दिस इज़ द फोर्थ थिंग। प्रॉब्लम ड्रिंकिंग encompasses a range of behaviors associated with negative consequences due to alcohol use। उसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेज फिजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम ड्रिंकिंग के अंदर अल्कोहल मिसयूज़ भी आता है, हैज़र्डस ड्रिंकिंग भी आती है, हार्मफुल ड्रिंकिंग पैटर्न्स भी आते हैं दैट आर नॉट एज स्वेयर एज अल्कोहल डिपेंडेंसी। नाउ जो सबसे स्वेयर है इन चारों में, ये चार चीज़ें हैं टोटल, इन चारों में जो सबसे स्वेयर है
वो अल्कोहल डिपेंडेंसी है, क्योंकि वो तो डिपेंडेंस डेवलप हो गई है ना, आपको एक चीज़ का नशा हो गया है, तो वो तो ख़तरनाक है। बाकी 3 जो हैं, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल मिसयूज़ विच इज़ विदाउट मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर डिपेंडेंस, एंड प्रॉब्लम ड्रिंकिंग, ये तीनों थोड़ी नॉर्मल रेंज के अंदर हैं, क्योंकि इन तीनों में अभी डिपेंडेंस डेवलप नहीं हुई हैं। ये भी नॉट गुड इन द लॉन्ग रन, इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी, लेकिन इनमें अभी डिपेंडेंस नहीं डेवलप हुई। तो फोर्थ वाला जो है उसमें तो डिपेंडेंस डेवलप हो गई है, जिसको हम अल्कोहलिज्म कह रहे हैं या अल्कोहल डिपेंडेंसी कह रहे हैं। फिर अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है वो भी हमने देख लिया है कि अल्कोहल रिड्यूस करने पे या अल्कोहल स्टॉप करने पे आपको सिम्टम्स आते हैं जो कि बहुत सुवेयर भी हो सकते हैं, माइल्ड टू सुवेयर हो सकते हैं। ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी होती है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, स्वेटिंग, और उसके साथ ट्रेमर्स हो सकते हैं, इंसोम्निया, नोजिया, हेलुसिनेशन, साइकोमोटर एजिटेशन, एंजाइटी, ये सारा कुछ। सुवेयर अल्कोहल विड्रॉल कैन प्रोग्रेस टू डिलीरियम, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। तो ये हम किस चीज़ की बात करें, जब आप अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करें तो जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। एक चीज़ दैट दे हैव मेंशन्ड, डिलीरियम ट्रेमेंस, ये मोस्ट सुवेयर फॉर्म ऑफ इथेनॉल विड्रॉल है, इथेनॉल अल्कोहल विड्रॉल, जिसमें आपकी मेंटल स्टेट जो है वो ऑल्टर हो जाती है, एंड यू मतलब ऑल्टर का मतलब है कि जिसको हम बोलते हैं कि यू लूज टच विद रियलिटी। सो डिलीरियम ट्रेमेंस जो है सुवेयर अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स हैं इसमें, जिसमें शेकिंग, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, मतलब यू लूज कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, साइकोसिस हो जाता है आपको। ये सिम्टम्स यूजुअली स्टार्ट 2 to 5 days आफ्टर द लास्ट ड्रिंक एंड इट कैन बी बेटर दिस थिंग। अगर ये डेवलप हो जाए डिलीरियम ट्रेमेंस तो डेथ भी हो सकती है। इसमें सुवेयर शेकिंग होती है, कन्फ्यूजन होती है, शेकिंग ऑफ योर बॉडी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, फीवर होता है, हेलुसिनेशंस होते हैं। दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स। सो अल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट जो है उसमें जो सबसे पहले हम डिटॉक्सिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं एट अ मेडिकल फैसिलिटी, तो उसमें सिडेटिव्स दिए जाते हैं डिलीरियम ट्रेमेंस से बचाने के लिए बंदे को। रेयरली ऐसे होता है कि डिलीरियम ट्रेमेंस से डेथ हो बंदे की, लेकिन हो सकती है। सो डिलीरियम ट्रेमेंस इज फैटल। डिलीरियम इटसेल्फ क्या होता है, ये बच्चों में या एडल्ट्स में कमी होती है। ओल्ड एज का एक सिंड्रोम है जिसमें ऑल्टरेशन ऑफ अटेंशन होती है, कॉन्शियसनेस और कॉग्निशन, जिसमें रिड्यूस्ड एबिलिटी टू फोकस, आपकी अटेंशन और कंसंट्रेशन के अंदर मसला आ जाता है। और ठीक है, और इट फ्लक्चुएट्स ड्यूरिंग द डे, इट्स नॉट लाइक अ कांस्टेंट स्टेट, इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग ड्यूरिंग द डे। बहुत साल पहले आई सॉ अ पेशेंट विद दिस डिसऑर्डर। सो हाइपर एक्टिव हो सकता है, हाइपो एक्टिव हो सकता है, और मिक्स्ड डिलीरियम भी हो सकता है। हाँ, मोस्टली डिमेंशिया के साथ ही आता होता है। उन लोगों को जिनको डिमेंशिया होता है उनमें साथ डिलीरियम आ रहा होता है। और ठीक है, सो डिलीरियम के अंदर आपको अटेंशन और कंसंट्रेशन के इश्यूज आते हैं, आपकी अटेंशन ऑल्टर हो जाती है और आपकी कॉन्शियसनेस भी ऑल्टर हो जाती है और आपकी कॉग्निशन भी ऑल्टर हो जाती है। ठीक है, हमने अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम भी देख लिया। अब इन सारी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस था, ऑल्दो वी हैव सीन दैट, लेकिन हाँ, इन्होंने भी यही बताया कि कॉन्सिक्वेंसेस का डिफरेंस है इन सब के बीच में, कि किसी का कॉन्सिक्वेंस ज़रा सा और किसी का कॉन्सिक्वेंस जानलेवा है। सो एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। द की डिफरेंस बिटवीन एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहल मिस यूज़ इज दैट द फॉर्मर रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड व्हाइल द लैटर इन्वॉल्व्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, एक में क्वांटिटी आपने कितनी कंज्यूम की है उसको हम कहेंगे एक्सेसिव कंजम्पशन, दूसरे में कॉन्सिक्वेंसेस कितने आ रहे हैं उसको हम कहेंगे कि
अल्कोहल मिसयूज़। अल्कोहल डिपेंडेंसी वो अल्कोहल मिसयूज़ से भी एक नेक्स्ट स्टेप है, गोज़ बियॉन्ड अल्कोहल मिसयूज़, जिसके अंदर कंपल्सिव नीड टू ड्रिंक आ जाती है और विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं अगर अल्कोहल ना कंज्यूम की जाए तो। और प्रॉब्लम ड्रिंकिंग एक ब्रॉडर टर्म है दैट एनकम्पसेस अल्कोहल मिसयूज़, हैज़र्डस ड्रिंकिंग एंड हार्मफुल ड्रिंकिंग बिहेवियर्स। और अल्कोहलिज्म जो कि अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर है वो क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें प्रॉब्लमेटिक पैटर्न ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन लीडिंग टू डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, और माइल्ड टू स्वेयर रेंज ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके अंदर इम्पेयर्ड कंट्रोल, सोशल इम्पेयरमेंट, रिस्की यूज़, फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूनिट्स पर वीक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूनिट्स जो हैं वो 14 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल पर वीक है एंड वुमेन शुड नॉट रेगुलरली एक्सीड 14 यूनिट्स एज वेल, ठीक है। men should not exceed 14, men and women both. This quantity is often spread across multiple days and accompanied by alcohol free days. टोटल पर वीक, एक वीक के अंदर आपने 14 से ज़्यादा नहीं करने। जो इसकी एटियोलॉजी है, इसके बीच में 2 मॉडल्स हैं। अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर आप कैसे डेवलप करते हैं उसमें 2 मॉडल्स हैं, एक मॉरल है और एक मेडिकल मॉडल है, जिसमें मॉरल मॉडल ऑफ अल्कोहलिज्म व्यूड एक्सेसिव ड्रिंकिंग एज अ मोरल फेलिंग और लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कि ये दिस पर्सपेक्टिव लेड टू स्टिग्मा एंड ब्लेम। हाँ, इसकी वजह से स्टिग्मा आ गया और ब्लेम आ गया, आप बंदे को ब्लेम कर रहे हो कि उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर, मोरल फेलिंग हो गई, तो उसके कोई मोरल वो ही नहीं है, इसके तो मोरल्स ही नहीं है। ये मॉरल मॉडल ऑफ अल्कोहलिज्म है। मेडिकल मॉडल ये कहता है कि इसका कॉज बायोलॉजिकल है, जेनेटिक है, साइकोलॉजिकल है, environmental factors contributing to its development. So इस मॉडल का एम है to reduce the stigma and promote treatment as opposed to moral judgment. Of course आप morally किसी को जज करने लग जाएं तो फिर तो काम हो गया। So ये हो गया, हमने मॉडल्स भी देख लिए। अच्छा, अब अगर कोई केस हमने मार्क का केस देख लिया, कुछ जनरल चीज़ें कि अगर केस आ जाता है कोई अल्कोहल रिलेटेड स्टफ़ पे, तो हम पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे डिसऑर्डर का कि हम किसकी बात करें, जिसमें या तो अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर होगा या फिर अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम होगा, और फिर हम सिग्निफिकेंस बताएंगे उस डिसऑर्डर की, ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कोर्स, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट अप्रोचेस, मेडिकेशंस, सारा कुछ देख लिया हमने। साइकोसोशल इंटरवेंशंस भी देख ली हैं, केस एग्जांपल भी देख ली है। कल्चरल कंसीडरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कल्चर्स में ज़्यादा पी जाती है, फॉर एग्जांपल बाहर की कंट्रीज़ में विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, बाहर तो अलाउड है अल्कोहल पीना पब्लिक में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या उनकी पार्टीज़ वगैरह अगर होती हैं तो 14 यूनिट्स इज़ देयर नॉर्मल इनटेक, सेफ फॉर देयर हेल्थ। यहाँ पाकिस्तान में यू कैन कंज्यूम अल्कोहल सबके सामने, रिलीजियस फैक्टर्स भी आ जाते हैं बीच में। सो ये हो गया। इसके बाद आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। येस, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। येस, वन थिंग, अल्कोहल मिसयूज़ में आपने जो इफ़ेक्ट्स देखने होते हैं वो फिज़िकल इफ़ेक्ट्स देखने होते हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखने होते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखनी होती है, सोशल और ऑक्यूपेशनल इम्पैक्ट देखना होता है, और डायग्नोसिस में आपने फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड, कितना फ्रीक्वेंटली कंज्यूम किया जा रहा है और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम किया जा रहा है, ये भी देखना होता है। प्रेजेंस ऑफ रिस्की बिहेवियर्स देखना होता है कि कहीं ड्रंक ड्राइविंग वगैरह तो नहीं हो रही। इम्पेयर्ड सोशल फंक्शनिंग देखनी होती है जो कि अल्कोहल मिसयूज़ की वजह से हो रही है। फिजिकल सिम्टम्स देखने होते हैं, अल्कोहल रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस जो आ रही होती हैं, और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने होते हैं, मूड डिस्टर्बेंसेस जो आ रही होती हैं। सो ये सारी चीज़ें, और फिर ब्रीफ इंटरवेंशंस हैं, ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ में काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी है, मेडिकेशंस हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं, और प्रिवेंटिव मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर रिलैप्स प्रिवेंशन के ऊपर भी काम करना ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सारी कोमॉर्बिडिटीज़ देखना और फिर प्रॉपरली रूल आउट करना कि कहीं ये कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान बनाना। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर सेकंड स्टेशन एज वेल, which was on alcohol use disorder, AUD, and we also covered excessive consumption of alcohol and alcohol withdrawal syndrome and problem drinking and alcohol dependence and all these things. Please try to give an honest feedback if you have
listened to this lecture as well, and thank you for listening.